नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम सबसे पहले नक्सलियों के खिलाफ केंद्रीय सुरक्षा बलों को मिली दिव्य दृष्टि का विश्लेषण करेंगे, जिसके लिए आज तक की टीम ने नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ अबूझमाड़ के जंगल में जाकर साहसी रिपोर्टिंग की है। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ के जंगल, जहां सूरज की किरणों का पहुंचना भी मुश्किल होता है। कहा जाता है कि अबूझमाड़ के जंगल में जो गया वो कभी वापस नहीं लौटता, जिसे नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है। जहां नक्सलियों से लड़ते लड़ते देश के हजारों जवान शहीद हो चुके हैं, उस अबूझमाड़ के जंगलों में अब सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की दिव्य दृष्टि मिल गई, जिसकी मदद से सुरक्षा बल एक एक नक्सली को चुन चुन कर मार रहे हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को अबूझमाड़ के जंगलों की सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया करवाकर इसरो नक्सलियों के ठिकानों की सटीक जानकारी दे रहा है, और इन तस्वीरों की मदद से सुरक्षा बल अबूझमाड़ के जंगल से नक्सलियों का सफाया करने में जुटे हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली इसरो की इसी दिव्य दृष्टि का रियलिटी चेक करने के लिए आज तक की टीम ने अबूझमाड़ के जंगल में जाकर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। एक एक नक्सली को चुन चुन कर मार रहे हैं सुरक्षा कर्मी। नक्सलियों से लोहा लेते जवानों को मिल गई है दिव्य दृष्टि। अबूझमाड़ के जंगल से आज तक की साहसी रिपोर्टिंग। ये है छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का गढ़ अबूझमाड़ के जंगल, जहां नक्सलियों की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन अब अबूझमाड़ के जंगल से नक्सलियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की दिव्य दृष्टि मिल गई है, जो नक्सलियों की हर हरकत की सटीक जानकारी दे रही है। अबूझमाड़ के जंगल में पानी से भरे इस तालाब पर भी इसरो की निगाहें हैं, जो यहाँ होने वाली हर हरकत की सैटेलाइट तस्वीरें सीधे सुरक्षा बलों के कंट्रोल रूम तक पहुंचा रही हैं। ये सैटेलाइट इमेज देखिए। इस तस्वीर में तालाब साफ साफ दिख रहा है। ऐसी तस्वीरें इसरो सुरक्षा बलों को 24 घंटे भेजता रहता है। ऐसी ही एक तस्वीर में तालाब के आसपास नक्सलियों की मौजूदगी का पता चलते ही सुरक्षा कर्मियों ने एनकाउंटर करके 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसरो से प्राप्त तस्वीरों का अध्ययन करने के बाद पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने इस इलाके में नक्सलियों से 2 बार लोहा लिया और उनके दांत खट्टे कर दिए। इस इलाके में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों नक्सली अपने दलबल के साथ यहां से 9-2-11 हो चुके हैं। ये पूरा इलाका अब नक्सलवाद मुक्त होने जा रहा है। अबूझमाड़ के जंगलों में इसरो की मदद से पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों को चुन चुन कर मार रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरें जंगल में नक्सलियों का सच उगल रही हैं। सूखे और गर्मी ने नक्सलियों को पानी के स्रोतों के पास डेरा डालने पर मजबूर कर दिया है। इसरो ने अबूझमाड़ के जंगल में गिने चुने तालाबों पर अपनी नजर गड़ाई हुई है। जैसे ही इन तालाबों पर नक्सलियों की गतिविधि होती है, तो सुरक्षा बलों को सैटेलाइट इमेज मिल जाती है, जिसके आधार पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के लिए इसरो की ये मदद बेहद कारगर साबित हो रही है। अब नक्सलियों से एनकाउंटर में जान माल के नुकसान का जोखिम भी घट गया है। बस्तर क्षेत्र निश्चित है कि वहां पर आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, दुर्गम क्षेत्र है, आवागमन ठीक से नहीं हो पाया है, तो इससे इसरो के माध्यम से जो चित्र हम सबको प्राप्त होगा, हमारे विभाग को, उसका लाभ निश्चित है कि उस क्षेत्र के जनता के लिए लाभ मिलेगा और जन धन के नुकसान भी नहीं होगा, जन माल के भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसका लाभ, दूरगामी लाभ बहुत जल्दी होगा। इसरो से मिलने वाली सैटेलाइट तस्वीरों से सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा लैंडमाइन बिछाने की भनक भी लग जाती है। सैटेलाइट इमेज से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा कर्मियों को एक ऐसी ही लैंडमाइन का पता चला। सैटेलाइट तस्वीरों से लैंडमाइन की लोकेशन मिलने के बाद सुरक्षा बल उन्हें नष्ट कर देते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की मांद में फूंक फूंक कर कदम रखते हैं और फिर नक्सलियों को मरने या भागने पर मजबूर कर देते हैं।
नक्सलियों के विरुद्ध बहुत आक्रामक अभियान चल रहा है और राज्य सरकार ने जो विकास की योजनाएं लाई हैं उनसे बहुत सारे लोगों का मोह भंग हो गया है। लोग मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं और ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। ये पहली बार है जब इसरो की सैटेलाइट विंग केंद्रीय गृह मंत्रालय के खुफिया विभाग की मदद से केंद्रीय सुरक्षा बलों से नक्सलियों की लोकेशन और मूवमेंट की तस्वीरें शेयर कर रही है। एक समय था जब ये पूरा इलाका नक्सलियों के कब्जे में था। यहाँ पर उनकी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन इसरो ने इस इलाके की फिजा बदल दी है। अब यहाँ आम नागरिकों ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों की आवाजाही शुरू हो गई है। यहाँ पर दस्तक देने के बाद साफ तौर पर महसूस होने लगा है कि आने वाले दिनों में ये पूरा इलाका पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त घोषित होने के लिए तैयार है। कैमरामैन महंत के साथ सुनील नामदेव, अबूझमाड़, बस्तर, आज तक। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों को इसरो से मिल रही सैटेलाइट तस्वीरें बहुत मददगार साबित हो रही हैं। ये नक्सलियों के खिलाफ बड़ा हथियार बन रही हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का सबसे बड़ा शिकार है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में साल 2005 से अब तक 889 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 721 नागरिक भी नक्सलवाद का शिकार हुए। पिछले 10 सालों में सुरक्षा बलों ने 802 नक्सलियों को भी मार गिराया है। इस साल अब तक नक्सलियों से लड़ते हुए 19 जवान छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। जिस अबूझमाड़ के जंगल में इसरो से मिल रही सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सुरक्षा बल नक्सलियों का शिकार कर रहे हैं, वो अबूझमाड़ के जंगल आज भी दुनिया के लिए अबूझ पहेली है। इसीलिए अब हम आपको अबूझमाड़ के जंगलों का वो सच बताते हैं जो आपको अब तक पता नहीं होगा। अबूझ का मतलब होता है अनजान, जो बूझ न सके, और माड़ का मतलब होता है पहाड़ी, यानी अबूझमाड़ का मतलब है एक ऐसी पहाड़ी जो लोगों के लिए अनजान हो। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ का पहाड़ी जंगल 3900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें आदिवासियों के 236 गांव हैं, जिनकी कुल आबादी करीब 19,000 है। साल 2009 तक अबूझमाड़ के जंगलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन था। अबूझमाड़ के जंगल को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। माना जाता है कि इस इलाके में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लेखिका अरुंधति रॉय के शब्दों में ये एक ऐसा इलाका है जहां नक्सली वर्दी में घूमते हैं और पुलिस वाले बिना वर्दी के। अबूझमाड़ में नक्सलियों के हथियार निर्माण और छापामार प्रशिक्षण केंद्र चलते हैं। अबूझमाड़ के जंगल नक्सलियों के बड़े से बड़े नेताओं के लिए सुरक्षित पनाहगार भी बनते हैं। नक्सलियों की दहशत और दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से अबूझमाड़ में आज तक कोई जनगणना नहीं हो सकी है। अबूझमाड़ का राजस्व सर्वे करवाने के लिए राज्य सरकार ने 2009 में 22 निरीक्षकों की भर्ती की थी, लेकिन एक भी निरीक्षक ने कार्यभार नहीं संभाला। ये बातें अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के कब्जे की गवाही देती हैं। लेकिन अब अबूझमाड़ के जंगलों को नक्सलियों से मुक्ति दिलवाने के लिए इसरो की दिव्य दृष्टि मिल चुकी है, जिसकी मदद से अबूझमाड़ के जंगलों से नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की संभावना बढ़ गई है। खबरदार में अब हम राजनीति में रुचि रखने वाले हमारे दर्शकों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं। उत्तराखंड में 6 हफ्ते के बाद हरीश रावत रिसाइकल बिन से रिस्टोर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से आउट हुए रिजल्ट में रावत को बहुमत से पासिंग मार्क्स मिल गए। वैसे ये खबर कल ही आ गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बहुमत के मामले में हरीश रावत पर अपना स्टैंप लगा दिया और इसके साथ उत्तराखंड में केंद्र सरकार और बीजेपी स्टंप हो गए। राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर दी गई और पूरे विपक्ष ने अपनी राजनीतिक बंदूकें सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर तान दी। उत्तराखंड में हरीश रावत के अच्छे दिन लौट आए हैं। 6 हफ्ते से रिसाइकिल बिन में पड़े रावत सीएम की कुर्सी पर रिस्टोर हो गए। रावत के लिए अच्छी खबर तो कल फ्लोर टेस्ट के बाद ही आ चुकी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस खबर पर अपना स्टाम्प भी लगा दिया। अटॉर्नी जनरल खड़े हुए, उन्होंने कहा कि लिफाफा खोलने से पहले मैं कोर्ट को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का निर्णय है कि हम जो प्रोक्लेमेशन है उसको रिवोक कर रहे हैं। ये हम कोर्ट की जानकारी में ला रहे हैं कि हम उसको रिवोक कर रहे हैं और जब रिवोक करने पे मिस्टर हरीश रावत की सरकार 4th भी रेस्टोर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह के बेंच के सामने उत्तराखंड विधानसभा के प्रमुख सचिव द्वारा तैयार
बहुमत परीक्षण का सील बंद लिफाफा खुला तो उत्तराखंड के एग्जाम में हरीश रावत के पासिंग मार्क्स पता चल गए। फ्लोर टेस्ट 61 विधायकों के वोट से तय होना था, जिसमें से 33 वोट हरीश रावत के पक्ष में गए और बीजेपी को सिर्फ 28 वोट ही मिले। हरीश रावत को कांग्रेस के 26, 3 निर्दलीय, 2 बीएसपी, 1 उत्तराखंड क्रांति दल और 1 बीजेपी के बागी भीमलाल आर्य का वोट मिला, जबकि बीजेपी को अपने 27 विधायक और कांग्रेस के एक बागी रेखा आर्य का वोट मिला। बहुमत के लिए रावत को 32 वोट की जरूरत थी, उन्हें 33 वोट मिल गए। रावत का रिजल्ट देखकर कांग्रेस के मन के लड्डू फूट पड़े। केंद्र सरकार पर तो पहाड़ टूट पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट आउट होने के बाद संसद में ही कैबिनेट की मीटिंग करके उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन आउट करने की सिफारिश कर दी गई। रावत ने कहा कि न्यायपालिका ने विश्वास कायम रखा, लेकिन बीजेपी ने जवाब दिया कि कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया। लेकिन राजनीति यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। विपक्ष के लिए जश्न की बात रावत की जीत से ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार की हार का है, जो उत्तराखंड की राजनीति में स्तंभ हो गई। समूचा विपक्ष अपनी अपनी राजनीतिक बंदूकें लेकर खड़ा हो चुका है। सरकारें जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको बर्खास्त करती हैं, झूठे वादे करती हैं, और शायद प्रधानमंत्री जी भूल गए हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। वो सोचते हैं कि मैं अभी भी एक आरएसएस का प्रचारक हूं। लेकिन उत्तराखंड के राजनीतिक शतरंज में हाथी की चाल ने कांग्रेस को बचाया, इसमें कोई शक नहीं। हरीश रावत बीएसपी की अध्यक्ष मायावती का एहसान नहीं भूले। मैं मायावती जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हमको न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी दी, सपोर्ट भी दिया, बहुमत सिद्ध करने में, पहले सरकार चलाने में दिया, और आज फिर एक क्रूशियल जंक्चर पर उन्होंने हमको ये मदद दी। ये माया जाल न बना होता तो शायद इस राजनीतिक शतरंज में हरीश रावत पिट जाते, लेकिन हाथी की एक चाल ने पूरी बाजी पलट दी। केंद्र और बीजेपी का उत्तराखंड में बना बनाया खेल चौपट हो गया। केंद्र सरकार और बीजेपी के उन सलाहकारों के लिए आने वाले वक्त में बेचैनी भरे दिन होंगे जिन्होंने उत्तराखंड में टांग अड़ाने की सलाह दी। देहरादून से मंजीत नेगी, दिलीप सिंह राठौड़ के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। खबरदार में अब हम गया के आदित्य मर्डर केस में बिहार की सरकार और सिस्टम की सोच का तीखा विश्लेषण करेंगे। एक परिवार के 18 वर्ष के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरोपी सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी का बेटा है, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम इसे सामान्य रोड रेज और अपराध की घटना मानते हैं, जो पूरे देश में होती रहती है। यह उस परिवार के लिए कितना पीड़ादायक बयान है जिसके 18 साल के बेटे की जिंदगी सत्ता के नशे ने छीन ली। सिस्टम का हाल यह है कि हत्या के आरोपी रॉकी को पकड़ने में 3 दिन लग गए और रॉकी के संस्कार बताकर उनकी मां मनोरमा देवी पुलिस की आंखों के सामने से फरार हो गई। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के घर से शराब की बोतलें मिल रही हैं। गिरफ्तार करने और न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के 1 दिन बाद पुलिस को याद आ रहा है कि आरोपी रॉकी को रिमांड में भी लेने की जरूरत है। ऐसे सिस्टम पर क्यों किसी को गुस्सा नहीं आएगा? हमको सर तो नहीं लगता है कि उस तरह का प्रवृत्ति का लड़का है ही नहीं। वो देख पीपल का पत्ता नीचे गिरता है तो पैर के नीचे नहीं आने देता। हम क्या बताएं आपको। हुआ ही नहीं है। ये जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी हैं, जो 2 दिन पहले तक कैमरे पर अपने बेटे रॉकी की बेगुनाही की कस्में खा रही थी। बेटा रॉकी और पति तो जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन मनोरमा देवी गायब हो गई हैं। कहाँ है मनोरमा देवी, बता सकते हैं? नहीं सर, ये तो मुझे नहीं मालूम है सर, कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। कब से नहीं है? कल से ही सर नहीं है। ये कैसी पुलिस है जिसे हत्या के बाद फरार आरोपी रॉकी को पकड़ने में 3 दिन लग गए, और जो मनोरमा देवी इन 3 दिन में टीवी कैमरों पर दिख रही थी, वो अब पुलिस की आंखों के सामने से अंडरग्राउंड हो गई हैं। मनोरमा देवी कहाँ हैं? कुछ एक आइडिया आप लोग को? गया में हैं, गया के बाहर हैं, पटना, दिल्ली, कहीं? हम लोगों को जो इनपुट आ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग छापामारी करवा रहे हैं। मनोरमा देवी कह रही थी कि उनका बेटा रॉकी दिल्ली में था। नहीं था, वो बाहर था, यहाँ है था ही नहीं। लेकिन रॉकी गया में अपने पिता के मिक्सिंग प्लांट से ही पकड़ा गया। रॉकी ने दावा किया कि मनोरमा देवी के कहने पर उसने सरेंडर किया। मनोरमा देवी के घर में काम करने वाले भी यही कह रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी, मैं तो आगे आत्मसमर्पण खुद सरेंडर किया। जी जी जी। ना हम गोली चलाएं, ना कहीं गोली चलाएं, बस खत्म। मैडम ने स्वयं उनको अरेस्ट करवाया।
जिस तरह से शुरू से किया जा रहा है कि अगर हमारे कांटेक्ट में अगर आएगा रॉकी तो हम उनको स्वयं आप पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और जब तक रॉकी भैया नहीं थे, इनके कांटेक्ट से बाहर थे, तो इनको कुछ मालूम नहीं था। लेकिन सवाल है कि बेटे को सरेंडर करने के लिए कहने का दावा करने वाली मनोरमा देवी खुद क्यों फरार हो गई। साफ है मनोरमा देवी पहले बेटे को बचा रही थीं, अब खुद को बचा रही हैं, क्योंकि उनके गया के घर से शराब की बोतलें मिली हैं। बिहार में शराबबंदी है और शराब रखने में 5 से 10 साल की सजा और 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना होता है। आखिरकार मनोरमा देवी का ये जो घर है गया का रेसिडेंस, इसको सील कर दिया गया। फाइनल तौर पर आप देख रहे हैं ये सील लगाई जा रही है, ये मुहर लगाई जा रही है और आखिरी तौर पर ये इस पूरे घर को सील कर दिया गया है। अंदर के तमाम कमरों को पहले एक एक करके सील किया गया, तमाम लोग बाहर निकाले गए जो इनके स्टाफ थे, यहाँ तक कि परिंदे तक जो कि अंदर था उसे भी बाहर किया गया और ये फाइनली ये सील इस पर लगा दिया गया है। पुलिस और एक्साइज विभाग की ज्वाइंट टीम की छापेमारी के बाद मनोरमा देवी का घर सील कर दिया गया। हत्या के आरोपी बेटे को बचाना और घर में शराब की बोतलों का मिलना मनोरमा देवी के 2 बड़े गुनाह सामने हैं। लेकिन पुलिस को 3 दिन बाद याद आया कि मनोरमा देवी के भी गुनाह का हिसाब करना है। एफआईआर में नाम तक बाद में जोड़ा गया। बीच में जो एक्साइज एक्ट का केस दर्ज हुआ था उसमें इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एमएलसी जो है मनोरमा देवी, उनका प्राइमिसेस जो है ओनरशिप उनके नाम से निकली है, जिसके बेसिस पे वो नॉन एफआईआर एक्यूज बन गई है केस में। गिरफ्तारी का काम तो पुलिस के द्वारा जो उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया उसके तहत वहाँ गिरफ्तार कार्रवाई की जा रही है। मनोरमा देवी से होने वाली फजीहत से बचने के लिए जेडीयू ने उन्हें सोमवार की शाम तक निलंबित कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार का रवैया हैरान करने वाला है। सरकार 18 साल के आदित्य की हत्या को तूल देना सही नहीं समझ रही, इसे सामान्य रोड रेज का मामला मान रही है। ये जो घटना हुई है हम इससे आहत हैं, दुखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ऐसी घटनाएं अगर रोड रेज की होती हैं तो इसमें सामाजिक रूप से भी सब लोगों को ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जो हुई है घटना उसकी हम निंदा करते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस केस को हम लोग अच्छे से लड़ने का काम करेंगे। जो दोषी होगा कोर्ट में उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग दिलाएंगे। बेटा खोया बिहार की राजनीति के चमकते चेहरे 18 साल के आदित्य के परिवार के उन चेहरों को एक बार जरूर देख लें जिनके चेहरे का नूर छीन लिया गया। आदित्य के परिवार का दर्द कौन समझेगा? सच्चाई तो सब सामने है। जितनी देर होगी उतनी गवाह खरीद लिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। सब गवाह तो पहले दिन ही जो सही थे वो सही थे, उसी को मान के चलो ना। उसके घर से तो हथियार भी मिले, शराब भी मिली। मेरा कलेजा फट रहा। अगर उसके पोता का, नतीश के पोता, लाली के पोता को गोली लगता तो क्या होता दुनिया में। सवाल जंगल राज के नाम पर राजनीति करने का नहीं है, सवाल एक परिवार को इंसाफ दिलाने का है। जिस परिवार के चिराग को सत्ता के नशे ने छीनकर उसके घर में अंधेरा कर दिया, उनको राजनीति नहीं इंसाफ चाहिए। कुमार अभिषेक, गया, आज तक। बिहार की सरकार को समझना चाहिए कि यह सामान्य रोड रेज का मामला नहीं है। तेजस्वी यादव अपनी सरकार के बचाव में यह अजीब तर्क नहीं दे सकते कि ऐसी घटनाएं पूरे देश में होती हैं। ये सीधे न सही एक तरीके से आरोपियों का बचाव करने वाला बयान है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। इस केस में सीधे तौर पर सत्ताधारी दल के नेता का परिवार जुड़ा है। जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी और उनकी फैमिली के बारे में भी हम आपको कुछ नई जानकारियां हमने निकाली हैं। पुलिस ने मनोरमा देवी के घर पर छापेमारी करके घर को सील कर दिया है। मनोरमा देवी के घर से झारखंड का एक नाबालिग भी मिला है जिससे बाल मजदूरी करवाई जाती थी। एमएलसी मनोरमा देवी के खिलाफ बाल श्रम कानून के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। मनोरमा देवी के घर से छापेमारी में विदेशी शराब की 6 बोतलें मिली हैं। मनोरमा देवी के परिवार के सदस्यों के नाम पर 5 हथियारों के लाइसेंस हैं, जिनमें मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव के नाम पर 1991 में लिया गया राइफल का लाइसेंस है। मनोरमा देवी ने 2003 में अपने नाम पर एक रिवॉल्वर, एक राइफल और एक डबल बैरल गन का लाइसेंस लिया। 5वां हथियार मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव के नाम पर है।
जो उसने 2013 में दिल्ली के पते पर लिया था। ये इटली में बनी बेरेटा पिस्टल है जिससे रॉकी ने आदित्य पर गोली चलाई थी। रॉकी को इसी बेरेटा पिस्टल और 19 गोलियों के साथ गया से पकड़ा गया था। पुलिस को एक दिन बाद याद आया है कि रॉकी को पुलिस रिमांड में भी लेने की जरूरत है। गया पुलिस ने रॉकी की 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए अर्जी अब लगाई है। सफलता हर कोई देखता है, सफलता के पीछे कितनी कठिन तपस्या होती है ये उन छात्रों से बेहतर और कौन बता सकता है जिन्होंने सिविल सर्विस के एग्जाम में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। तो चलिए अब आपको सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता हासिल करने वाले उन धुरंधरों से मिलवाते हैं जिन्हें देखकर पूरा देश कह रहा है अफसर तुम ही हो कल के। इन हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए चेहरों में देश के सुनहरे भविष्य की तस्वीर झलकती है। हो भी क्यों ना, आखिर अफसर यही है कल के। बाईस साल की छोटी सी उम्र में सिविल एग्जाम पास करना, वो भी पहले ही प्रयास में। दिल्ली की टीना डाबी ने ये कारनामा किया है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। अब टीना हर लड़की के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। अगर हम सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को दिल में चीज़ छूती है वो है जेंडर इनइक्वालिटी। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो हरियाणा में गिरे जा रहा है, ये बहुत ही चिंतापूर्वक विषय है और इस विषय में मैं स्पेशली काम करना चाहती हूँ और इसलिए मैंने हरियाणा को अपना पहला प्रेफरेंस दिया है एज कैडर। सिविल एग्जाम में सेकंड रैंक हासिल करने वाले कश्मीर के अतहर आमिर खान के खानदान में दूर दूर तक कोई IAS नहीं है। अतहर कहते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने की प्रेरणा उन्हें अपने दादा से मिली, जो अनंतनाग में एक अनपढ़ किसान है। काफ़ी सारे एरियाज में वहाँ पे एड्रेस करना पड़ेगा, चाहे वो जनरल सोशल सिक्योरिटी एरियाज हो या इकोनॉमिक वेलबींग हो या जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, उन सब चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। नए ऑफिसर्स यहाँ जो अभी ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो सोशल आउटरीच, पब्लिक आउटरीच इसके साथ साथ, और हम भी इंशाल्लाह काफ़ी इसमें योगदान देंगे। वाराणसी की रहने वाली 25 साल की आर्तिका शुक्ला ने पहले ही प्रयास में चौथी रैंक हासिल की है। वो कहती हैं कि उन्हें भगवान ने लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। इस मौके का वो भरपूर इस्तेमाल करेंगी। आज के ज़माने में लड़कियां किसी भी चीज़ में लड़कों से पीछे नहीं हैं और अगर आपको लगता है आप किसी चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, आप उसके लिए मेहनत कर सकती हैं, आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करे तो यू कैन रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट। सिविल एग्जाम में 5वीं रैंक हासिल करने वाले आदित्य आनंद बिहार में मधेपुरा के रहने वाले हैं। उनके गांव में आज भी बिजली पानी का इंतजाम नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 5वें प्रयास में वो अपना सपना पूरा करने में कामयाब हुए। तो सिविल सर्विसेज में चयन होता है तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक आती है कि समाज में जहाँ से हम हैं वहाँ पर हम क्या योगदान कर सकते हैं, क्योंकि हमें समाज ने बहुत दिया। यदि समाज हमें सपोर्ट नहीं करता, वहाँ के माहौल सपोर्ट नहीं करते, तो हम इस स्थिति पर नहीं पहुँच पाते। तो हमें उस समाज के लिए भी कुछ करना है। वहाँ पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसे गाइड करना है अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से जो भी काम हम कर पाएंगे हम जरूर करना चाहेंगे। ये झांसी की मौजूदा SP सिटी IPS गरिमा सिंह है, लेकिन उनका सपना था कि वो IAS बने। उनका ये सपना पूरा हो गया है। उन्हें सिविल सर्विस एग्जाम में 55वीं रैंक मिली है। अंदाजा लगाइए इस दिन के लिए उन्होंने कितनी कठिन तपस्या की होगी। ये एक आइडिया था मेरे दिमाग में कि IAS का स्कोप, IAS का एम्बिट बहुत बड़ा होता है। उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स आपके सामने ओपन रहती हैं। तो इसलिए फॉर माय ओन पर्सनल डेवलपमेंट, फॉर माय ओन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो कि मैं लोगों को सर्व कर पाऊँ। हरियाणा के सोनीपत के यशवीर खत्री एक किसान के बेटे हैं जो अब IAS बन गए हैं। 121वीं रैंक हासिल करने वाले यशवीर PM मोदी के सपनों को अपना सपना मानते हैं, जिन्हें पूरा करने का मौका उन्हें मिल चुका है। अपनी सफलता के लिए मैं अपने माता पिता, अपने अध्यापक तथा भगवान का शुक्रिया करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग आगे मेहनत करें और मेरे हरियाणा के जितने भी भाई बहन हैं या मेरे देश के जितने भी विद्यार्थी जो इस परीक्षा में आना चाहते हैं, मैं उन सबका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हूँ। देश के नए नवेले IAS अफसरों की कामयाबी तो हर किसी को दिख रही है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे कितनी कठिन तपस्या छिपी है इसका अंदाजा लगाना तक मुश्किल है। लेकिन अब इन पर और भी बड़ी जिम्मेदारी है,
क्योंकि अब इनके कंधों पर पूरे देश के सपने पूरा करने का दायित्व है। कितने सारी चीज़ें हैं हमारे समाज में करने के। एजुकेशन के फील्ड में बहुत कुछ है करने के लिए, जहाँ मैं कुछ करना चाहूँगा। हमारे एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे गोल्स लेके चलेंगे और उनको अकम्प्लिश करेंगे। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार के आखिर में अब बारी है पिक्चर ऑफ द डे की, जिसके फ्रेम में फिट हुए हैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ में साधु संतों के साथ क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाई। हालांकि अमित शाह राजनीतिक डुबकी नहीं लगा पाए, क्योंकि दलित और आदिवासियों के साथ पहली बार अलग से स्नान करने के बीजेपी के कार्यक्रम को विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। आरएसएस ने भी इस तरह के कार्यक्रम का विरोध किया था। इसलिए विवादों से बचते हुए अमित शाह बिना किसी राजनीतिक बयान के संतों के साथ सादी डुबकी लगाकर चले आए। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।